मुझे कबाड़ खाने में एक लावारिस बच्ची मिली जो असल में एक बहुत बड़े खानदान की इकलौती वारिस थी। मेरे सिस्टम ने मुझे अजीब टास्क दिया। इसे पालो, इसे रोज डांटना, परेशान करना और बहुत सख्त बनकर रखना ताकि इसका कैरेक्टर फौलाद जैसा बने। मैंने भी गुस्से में कह दिया, ठीक है, वैसे भी मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। 16 साल बाद का नजारा। मैं अपनी बेटी से मिलने स्कूल के गेट पर खड़ा था, पैरों में घिसी हुई चप्पल और हाथ में 2 सॉसेज। तभी वहां एक चमकती हुई लग्जरी कार रुकी। वो उस बच्ची के असली अमीर माँ बाप थे। वो अपने साथ 16 बड़े गिफ्ट्स लाए थे, उसके हर साल के जन्मदिन के लिए। उस अमीर आदमी ने मुझे हिकारत से देखा और बोला, तुमने इतने सालों तक बहुत मेहनत की है, अब हम आ गए हैं। वही कार में एक नकली वारिस बैठी थी जो मेरी बेटी को टेढ़ी नजरों से देख रही थी। वो नाटक करते हुए बोली, बहन, मुझे घर से मत निकालना। पर मेरी बेटी ने उन्हें घास तक नहीं डाली। वो सीधे मेरी तरफ दौड़कर आई, मेरे हाथ से सॉसेज छीने और मुझे ही डांटने लगी। पापा, आप फिर से ये बाहर का खाना खा रहे हो, मैंने मना किया था ना। मुझे याद है जब वो मुझे मिली थी, सिर्फ 1 महीने की थी, इतनी दुबली पतली कि रोने की आवाज भी बिल्ली के बच्चे जैसी थी। पर जैसे ही मैंने उस नन्ही जान को गोद में उठाया, उसने रोना बंद कर दिया और अपनी गोल गोल आंखों से मुझे घूरने लगी। फिर अचानक मुझे देखकर मुस्कुरा दी। मैंने अपनी भौहें चढ़ाई और सख्त बनकर कहा, देख, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे प्यार नहीं करता, बस पैसों के लालच में पाल रहा हूं। तभी अंदर से आवाज आई, तो फिर उसके गाल क्यों सहला रहे हो? मैंने झट से हाथ पीछे खींच लिया। धिक्कार है, मैं तो बेवकूफ बन रहा था। मैंने सोचा इसे एकदम गरीबी में पालूंगा। मैं दुकान गया और सबसे सस्ता वाला दूध खरीद लाया। पर मैडम के नखरे तो देखो। उसने दूध चखा, नाक सिकोड़ी और मुझे ऐसे देखने लगी जैसे कह रही हो, ये क्या कचरा लाए हो? मैंने चिल्लाकर कहा, पीना है तो पी, वरना भूख ही रह। पर तभी उसने अपनी छोटी सी उंगली से मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा सारा गुस्सा ठंडा हो गया। अगली सुबह मैंने एक एक्स्ट्रा पार्ट टाइम काम शुरू किया ताकि शाम को उसके लिए सबसे महंगा वाला दूध ला सकूं। खुद को ही झूठ बोलते हुए मैंने कहा, अरे, अच्छा दूध नहीं पिएगी तो बड़ी कैसे होगी? और बड़ी नहीं होगी तो मैं इसे बेचकर पैसे कैसे वसूलूंगा? उस रात वो बहुत सुकून से सो रही थी, पर मेरी नींद उड़ी हुई थी। मैं हर 5 मिनट में चेक कर रहा था कि वो सांस ले रही है या नहीं। मैंने इंटरनेट पर पागलों की तरह सर्च किया, क्या बच्चों का इतना शांत रहना नॉर्मल है? आखिरकार जब मैंने छठी बार उसे चेक करने के लिए जगाया तो वो चिढ़कर उठ गई। उसकी आंखें कह रही थी, पापा सोने भी दोगे या पूरी रात यही चलेगा? मैं बस ये चेक कर रहा था कि कहीं वो मर ना जाए। जब मेरी बेटी 3 साल की हुई, तब जाकर मैंने अपना असली विलन वाला रूप दिखाया। उस दिन मैंने उसके गोल मटोल गालों को जोर से खींचा और कान में फुसफुसाया, आज से तू अपने जूते के फीते खुद बांधेगी, समझी? शायद खून का असर था। मेरी बेटी हद से ज्यादा होशियार निकली। उसने देखते ही देखते जूते बांधना, अकेले सोना, खुद खाना और यहां तक कि अपने मोजे धोना भी सीख लिया। आप सोच रहे होंगे ये कैसा अत्याचार है? अरे भाई, ये तो बस ट्रेलर था। मेरी असली प्लानिंग तो अब शुरू हुई थी। मैंने सोचा, इसे घर का सारा काम सिखाऊंगा, फर्श पोंछना, खाना बनाना, इसे अपनी गुलाम बनाकर रखूंगा। वो भी इतनी सीधी थी कि जो भी मैं कहता चुपचाप कर लेती। पर मैं भी दुनिया का सबसे सख्त बाप बनने की एक्टिंग कर रहा था। एक दिन उसने पोछा लगाते हुए पानी गिरा दिया। बस, मुझे मौका मिल गया। मैंने सीना तान कर उसे खूब डांटा। तू इतनी बेवकूफ है कि तेरे असली माँ बाप भी तुझसे नफरत करेंगे। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। जैसे ही वो कमरे में गई, मेरी हालत खराब हो गई। मैं दबे पांव दरवाजे के पीछे जाकर छुप गया और सुनने की कोशिश करने लगा। अंदर से रोने की आवाज धीरे धीरे कम हो रही थी। मेरी धड़कनें तेज हो गई। क्या वो रोते रोते बेहोश हो गई? क्या मैंने कुछ ज्यादा ही बुरा बोल दिया? मैंने खुद से कहा, बस 5 मिनट और रुकूंगा। नहीं, 4 मिनट। 3, 2, 1। बस, बहुत हुआ। मैं दरवाजा खोलकर अंदर भागा, पर अंदर का नजारा देखकर मैं सन्न रह गया।
वो मेज पर लेटी बड़े आराम से ड्राइंग बना रही थी। मैंने उसे गोद में उठाया और सीरियस चेहरा बनाकर बोला, अरे वो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तू बहुत प्यारी है। तेरे माँ बाप तुझसे नफरत कभी नहीं करेंगे। उसने अपनी ड्राइंग मेरी तरफ घुमाई। उसमें दो लोग बने थे, एक बड़ा और एक छोटा। वो धीरे से बोली, पापा, मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। मेरी बोलती बंद हो गई। उसने मेरे चेहरे पर हाथ रखा और बोली, पापा आप रोना मत। मैंने अपनी आंखें पोंछी और झूठ बोला, मैं मैं कहाँ रो रहा हूं। बाद में मुझे समझ आया कि उसे डांटने का कोई फायदा नहीं है, उल्टा रोना मुझे ही आ जाता है। तो मैंने अपना तरीका बदल दिया। मैं बाजार से ढेर सारी किताबों के गट्ठर ले आया। मैंने सोचा, काम से नहीं फंसी तो अब इसे पढ़ाई के जाल में ऐसा फंसाऊंगा कि ये दिन रात बस पढ़ती ही रहेगी। मैंने उसे सख्ती से पढ़ाना शुरू किया और मन ही मन हंसने लगा। अब आएगा मजा, अब बनेगी मेरी गुलाम। पहले दिन मैंने उसे मैं, तुम और वह सिखाया। दूसरे दिन मैंने उसे शब्द सिखाए, प्यार, नफरत, पसंद और नापसंद। पर तीसरे दिन तो खेल ही पलट गया। वो चूजे की तरह चहचहाते हुए मेरे पीछे भागने लगी और चिल्लाने लगी, मैं पापा से प्यार करती हूं, मैं पापा से प्यार करती हूं। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने गुस्से में किताब फेंक दी और सोचा, धिक्कार है, ये किताब ही बेकार है। सिखाना क्या चाहता था और ये सीख क्या गई। अब उसे स्कूल भेजना था तो पता चला कि मैंने तो उसका कोई नाम ही नहीं रखा। मैं उसे हमेशा छोटी बच्ची कहकर बुलाता था। सिस्टम ने मुझे सलाह दी, इसे कोई ऐसा नाम दो जो इसे चुभे, जो इसे हमेशा इसके संघर्ष की याद दिलाए, जैसे झाउदी। मैंने पूरी रात सोचा। अगले दिन मैं कॉन्फिडेंस के साथ उसका नाम रजिस्टर करवा कर आया और सिस्टम को चिढ़ाते हुए बोला, देख, मैंने तेरी सलाह मान ली। ऐसा नाम रखा है कि वो सुन के चिढ़ जाएगी। सिस्टम खुश होकर बोला, वाह, तो अब से इसका नाम झाउदी है। मैंने हंसकर कहा, नहीं, अब से इसका नाम लूज यू है। सिस्टम चकरा गया। है, ये कैसा नाम है। मैंने चौड़े होकर कहा, मेरी बेटी को बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है। अब जब वो अपना नाम लेगी तो उसे हमेशा अपनी नापसंद चीज याद आएगी। है ना मैं जीनियस। तभी ज्यू दौड़कर आई और मेरे गले लग गई। पापा, मुझे अपना सरनेम देने के लिए थैंक यू, आई लव यू। मेरा प्लान फिर से फेल हो गया। वो तो खुश हो गई। जब वो बड़ी हुई और स्कूल जाने लगी तो मैंने उसे और सख्त अनुशासन में रखा। अब वो पहले की तरह आई लव यू नहीं चिल्लाती थी। घर आते ही चुपचाप होमवर्क करना, घर के काम करना और यहां तक कि सोने से पहले मेरा बिस्तर तक ठीक करना। मुझे लगा, वाह, अब हम दोनों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। मेरा खराब पिता बनने का प्लान एकदम सही जा रहा है। पर मेरा दिल कहां मानने वाला था। मैं रात को चुपके से उसके कमरे में जाकर उसे सोता हुआ देखता रहता था। एक दिन वो स्कूल से आते वक्त 2 सॉसेज लेकर आई। मैंने कड़क आवाज में पूछा, पैसे कहां से आए। वो मुस्कुराई, पापा, क्या आपने चुपके से मेरे बैग में पैसे नहीं रखे थे। मैंने नजरें चुराते हुए कहा, वो वो तो गलती से गिर गए होंगे। उसने चुटकी लेते हुए कहा, पापा, ये गलती परसों, पिछले हफ्ते और पिछले महीने भी हुई थी ना। मैंने बात पलटने के लिए उसके हाथ से सॉसेज छीने और बोला, ये सब जंक फूड है, सेहत के लिए खराब है। और देखते ही देखते मैं खुद दोनों सॉसेज चट कर गया। लेकिन 2 घंटे बाद मैं खुद किचन में गया और बढ़िया ताजा सॉसेज बनाकर उसके कमरे में ले गया। प्लेट उसके सामने रखते हुए मैंने शान से कहा, देख, इसे कहते हैं असली और हेल्दी खाना। अब चुपचाप इसे खा ले। लूजियो ने कुछ नहीं कहा, पर जब उसने मेरे हाथ के बने सॉसेज खाए तो उसकी आंखें चमक उठीं। सिस्टम फिर बीच में टपक पड़ा। ये क्या कर रहे हो, उसे बिगाड़ रहे हो? मैंने ढिठाई से जवाब दिया, अरे भाई, मैं तो बस ये चेक कर रहा था कि सॉसेज में जहर तो नहीं है। मैं अपनी जीत की खुशी मनाते हुए वहां से निकल गया। लूज यू पढ़ाई में बहुत तेज थी, हमेशा फुल मार्क्स लाती थी। पर तीसरी क्लास के फाइनल एग्जाम में उसके इंग्लिश में 100 में से सिर्फ 98 नंबर आए। मुझे तो मौका चाहिए था सख्त बनने का।
मैंने चिल्लाकर कहा, इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? वो 2 नंबर कहाँ कटवा दिए? उसने मासूमियत से सिर झुकाया और बोली, सॉरी पापा, अगली बार पूरा ध्यान रखूंगी। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सिस्टम में तारीफ की, वाह क्या डाटा है। पर जैसे ही उसकी पीठ मुड़ी, मेरी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। मैं मन ही मन खुद को कोसने लगा, हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? बेचारी ने इतनी मेहनत की और मैंने उसे रुला दिया। कुछ देर बाद जियू खाना बनाने के लिए किचन में आई, तो उसने मुझे कोने में बैठकर रोते हुए देख लिया। मैं झट से खड़ा हुआ और आंसू पोंछने लगा। वो बोली, पापा आप फिर से रो रहे हो? मैंने बहाना बनाया, रो नहीं रहा हूं, वो प्याज और धुएं की वजह से आंखों में पानी आ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, पापा अगली बार मैं पक्का 100 नंबर लाऊंगी। मैंने पूछा, तुझे कैसे पता? वो मुस्कुराई, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं वहीं जम गया। मेरा हाथ अपने आप उसके कंधे पर चला गया। सिस्टम फिर चिल्लाया, अरे इसे डांटना था, प्यार नहीं करना था। मैंने उसे मन ही मन झाड़ दिया, चुप कर, इसे कहते हैं स्मार्ट गेम खेलना, तू नहीं समझेगा। मैं इंतजार करता रहा कि कब वो कोई गलती करे और मैं उसे तंग करूं, पर वो मौका कभी आया ही नहीं। लेकिन एक दिन जियू रोते हुए घर आई। उसे इतने सालों बाद रोते देख मेरा कलेजा मुंह को आ गया। उसने मेज पर सिर रखकर रोना शुरू किया। मैं बेचैन होकर उसके आसपास घूमने लगा। श्याओ यू, क्या हुआ? किसने तुझे परेशान किया? नाम बता उसका, अभी बताता हूं। काफी मनाने के बाद उसने रोते हुए कहा, पापा, स्कूल में सब कह रहे हैं कि मैं आपकी असली बेटी नहीं हूं। मैंने चैन की सांस ली। बस इतनी सी बात? मुझे लगा कुछ बड़ा हुआ है। उसने चौंक कर मुझे देखा। मैंने बड़ी सादगी से कह दिया, हाँ सही तो कह रहे हैं वो, मैंने तुझे कूड़ेदान के पास से उठाया था। लूज यू का तो जैसा दिमाग ही सुन्न हो गया। उसने रोना बंद कर दिया और फटी आंखों से मुझे देखने लगा। मैंने अक्सर मजाक में ये बात कही थी, पर उसे कभी अंदाजा नहीं था कि ये सदाबहार मजाक सच निकलेगा। वो मुंह बनाकर फिर से रोने ही वाली थी कि मैंने बात काट दी। अब रोना बंद कर और सुन आगे क्या हुआ। मैंने उसे सीधे सीधे पूछा, तू ठीक है? उसने कहा, हाँ। मैंने तुझे इतने सालों तक पाला है, ये सच है? उसने फिर कहा, हाँ। तो अगर तू मेरी सगी बेटी नहीं है, तो क्या इससे आज की बात पर कोई फर्क पड़ता है? ज्यू ने थोड़ी देर सोचा और बड़े सुकून से बोली, नहीं पापा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने भी टशन में कहा, तो बस बात खत्म, फालतू टेंशन मत ले। अगले दिन स्कूल में वही हुआ जिसका डर था। चिढ़ाने वाले बच्चे फिर शुरू हो गए, ओए तू तो गोद ली हुई है। लेकिन जियू ने इस बार उन्हें ऐसा धोया कि सबकी बोलती बंद हो गई। उसने पहले को पकड़ा, लियू शियाओ हाओ, तेरे कपड़े हमेशा गंदे रहते हैं। तेरे घर वाले तुझे कपड़े धोना भी नहीं सिखाते। लगता है वो तुझसे प्यार ही नहीं करते। दूसरे की बारी, जो दाबाओ, तेरे नंबर हमेशा सबसे कम आते हैं। तेरे माँ बाप को तो तुझसे कोई उम्मीद ही नहीं है, तभी वो तेरी परवाह नहीं करते। तीसरे को धोया, सोंग याओजू, तू रोज बाहर का कचरा खाता है और तेरे घर वाले तुझे टोकते तक नहीं। उन्हें तेरी सेहत की कोई फिक्र ही नहीं है। तीनों के चेहरे लाल हो गए। उन्होंने आखिरी कोशिश की, पर तू तो फिर भी गोद ली हुई है ना? जियू ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या हुआ? मेरे पापा मुझसे जान से ज्यादा प्यार करते हैं। मुझे किसी का डर नहीं है। दिन बीतते गए और मेरी जियू शहर के सबसे बड़े स्कूलों में टॉप करने लगी। जब हाई स्कूल की बारी आई, तो मैंने स्कूल के पास ही एक महंगा घर किराए पर ले लिया, ताकि उसे आने जाने में दिक्कत ना हो। जियू को जब पता चला कि किराया बहुत ज्यादा है, तो वो बोली, पापा मैं पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ा लूंगी, थोड़े पैसे आ जाएंगे। मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने चिल्लाकर कहा, बिल्कुल नहीं, खबरदार तो ट्यूशन का नाम भी लिया। उसने पूछा, क्यों? मैंने बहाना बनाया, देख, अगर तू ट्यूशन पढ़ाएगी तो पढ़ाई से ध्यान हटेगा। अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला
तो फिर तू बड़ी होकर मुझे पैसे कमाकर कैसे खिलाएगी? मैंने राहत की सांस ली। चलो, लालच देकर ही सही, इसे काम करने से रोक तो लिया। मैंने अपना सीना चौड़ा किया और कहा, मैं अभी कुछ साल और तेरा खर्च उठा सकता हूं। इसे ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आज खर्च करूंगा तो कल तू मुझे पालना। जियो मुस्कुराई। थैंक यू पापा। मैंने एक नया स्कूल बैग निकाला और उसकी तरफ उछाल दिया। ये देख, ये मुझे सड़क पर पड़ा हुआ मिला। जियो ने कहा, पापा मैं पुराना बैग चला सकती हूँ, इसकी क्या जरूरत थी? मैंने डांटा, दे दिया ना, अब चुपचाप इस्तेमाल कर, ज्यादा सवाल मत पूछ। उसने बैग खोला, उसके अंदर झांका और शरारत से बोली, पापा आज शाम को मुझे वही स्टार्च सॉसेज खाना है। मैंने भी टशन ने कहा, ठीक है, मिल जाएगा। उस शाम मैं अपनी घिसी हुई चप्पलों में स्कूल के गेट पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। हाथ में गरम गरम सॉसेस थे। तभी वहां एक आलीशान कार आकर रुकी जिसका लोगो वी जैसा दिख रहा था। और कहानी वहीं से शुरू हुई जहां से हमने बात की थी। स्कूल के सामने अचानक एक ऐसी लग्जरी कार आकर रुकी जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कार से चार लोग बाहर निकले। आगे चल रहे पति पत्नी ने इतने महंगे कपड़े और गहने पहने थे कि दूर से ही अमीरी चमक रही थी। उनके पीछे दो बच्चे थे, शायद भाई बहन। भाई तो हमें ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे हम कचरा हों, और वो हमारे पास खड़ा भी नहीं होना चाहता था। तभी सालों से सोई हुई मेरी वो सिस्टम वाली आवाज अचानक गूंजी, जू परिवार अपनी असली बेटी को लेने आ गया है। मैं वही जम गया। सिस्टम ने कहा था कि जब ज्यू 16 साल की होगी तब उसके असली माँ बाप आएंगे। पर मुझे अंदाजा नहीं था कि ये दिन इतनी जल्दी। और मेरी नजर खुद पर पड़ी। पैरों में घिसी चप्पल, 100 से 200 वाली सस्ती टी शर्ट, बिखरे बाल और हाथ में दो सॉसेज। मैं उस अमीर परिवार के सामने कहीं नहीं टिकता था। मैंने खुद को भीड़ के पीछे छिपा लिया। तभी स्कूल की छुट्टी हुई। लू ज्यू गेट से बाहर निकली। बालों की ऊंची पोनीटेल, स्कूल यूनिफॉर्म की चढ़ी हुई आस्तीन और चमकती आंखें। वो भीड़ में मुझे ढूंढ रही थी क्योंकि उसे पता था कि उसका पागल बाप सॉसेज लेकर खड़ा होगा। लेकिन इससे पहले कि वो मुझे देख पाती, उस अमीर शू परिवार ने उसे घेर लिया। लगता है वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। मिसेस शू की आंखों में आंसू आ गए। वो आगे बढ़ी और कांपती आवाज में बोली, अन अन क्या ये तुम ही हो? जियो ने उन्हें अजीब नजरों से देखा और बड़ी शालीनता से बोली, सॉरी आंटी, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। तभी मिस्टर शू आगे आए और भारी आवाज में बोले, मैं शू ग्रुप का मालिक शू जिमिंग हूं। तुम्हारा असली नाम शू अनान है और तुम हमारी सगी बेटी हो। हम आज तुम्हें अपने साथ घर ले जाने आए हैं। आसपास के लोग कानाफूसी करने लगे। जियो ने एक गहरी सांस ली और उन लोगों से एक कदम पीछे हट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या तमाशा है। मिस्टर शू ने मुझे भीड़ में देख लिया और मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, इतने सालों तक इस आदमी के पास रहकर तुमने बहुत दुख झेले होंगे। अब तुम हमारे साथ चलो। तभी वो नकली वारिस जहर बुझी नजरों से जियो को देखने लगी और बनावटी आवाज में बोली, बहन प्लीज मुझे घर से मत निकालना। जियो ने उन सब की बातों को अनसुना कर दिया। उसने भीड़ में मुझे देख लिया था। वो उनकी महंगी कार और करोड़ों के ऑफर को छोड़कर सीधे मेरी तरफ दौड़ती हुई आई। उसने मेरे हाथ से वो सॉसेज झपट लिए और मुझे ही डांटने लगी। पापा, मैंने कहा था ना कि सड़क पर खड़े होकर ये सब मत खाया करो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। उसने उन अमीरों की तरफ देखा भी नहीं। उसके लिए उसके सॉसेज वाले पापा ही पूरी दुनिया थे। जब जियो ने उन अमीरों से कहा, मुझे घर जाकर पापा के लिए खाना बनाना है, आप लोग प्लीज किसी और को ढूंढ लीजिए, तो मिसेस शू के तो होश ही उड़ गए। खाना बनाना? वो ऐसे चिल्लाएं जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी अनहोनी सुन ली हो। मेरी बच्ची, क्या तुझे घर पर खाना बनाना पड़ता है? तूने इतने सालों में और क्या-क्या दुख झेले हैं? जीव अब तक तो तमीज से बात कर रही थी, पर जैसे ही उन्होंने मेरी परवरिश पे सवाल उठाया, उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, वो कार वाली नकली राजकुमारी आगे आई। उसने मगरमच्छ के आंसू पोंछे और नाटक करते हुए जियो के सामने हाथ जोड़ दिए। वो सिसकते हुए बोली, बहन मुझे माफ कर देना,
इतने सालों से मैं तेरी जगह ऐश कर रही थी, पर मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत लाड प्यार दिया है। मैं उन्हें छोड़कर नहीं रह सकती। क्या तुम मुझे घर से नहीं निकालोगी? अगर तुम मुझे रहने दोगी, तो मैं तुम्हारी नौकरानी बनकर रह लूंगी। भाई साहब, ये क्या बकवास चल रही थी? लूज यू उनकी असली बेटी है, जो 16 साल बाद मिली है, और ये लोग पहले ही मुलाकात में इतना रायता फैला रहे हैं। माना कि तुम अमीर हो, पर क्या मिलने के लिए यही स्कूल का गेट मिला था, जहां हजारों की भीड़ खड़ी है? ऊपर से उस नकली वारिस से सबके सामने माफी मंगवाकर उन्होंने उसे कितना बेचारा दिखा दिया। उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि मेरी जियो को कैसा लग रहा होगा। वो बस अपनी अमीरी और अपने ड्रामे का शो कर रहे थे। मेरा खून खौल रहा था। मेरा मन किया कि आगे बढ़कर उन सबको उनकी औकात दिखा दूं, पर तभी सिस्टम की आवाज मेरे कान में गूंजी। रुको, वहां मत जाओ। चुपचाप उसके घर आने का इंतजार करो। जैसे ही वो उनके पास जाएगी, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा और तुम्हारा टास्क पूरा होगा। मैं अपनी मुट्ठियां भींचकर वहीं खड़ा रहा। एक तरफ मेरा लालच था और दूसरी तरफ मेरी वो बेटी, जिसे मैंने कचरे के ढेर से उठाकर यहां तक पहुंचाया था।